हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएस के संदर्भ में एनसीईआरटी की जो हम लोग पहली यूनिट शुरू किए थे पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत, तो देखेंगे उसके हम लोग क्लास 10th की जो लोकतांत्रिक राजनीति 2 है, इस पे हम लोग पहुंच चुके हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे यह एनसीईआरटी की श्रृंखला आपको यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस का जीएस का जो मेंस का पेपर 2 है, आपको कहीं ना कहीं सिलेबस कवर करेगी अगर आप 6 to 12 कवर करते हैं एनसीईआरटी। साथ ही आप देखेंगे कि जैसे आपका अगर प्री यूपीएससी सीएससी दे रहे हैं, प्रीलिम्स अगर पीसीएस दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, तो आपको ये एनसीईआरटी काफ़ी हद तक हेल्पफुल करेंगी, क्योंकि आपका जो मूल सब्जेक्ट के जिसे कह सकते हैं कि कोर जिसे कहते हैं कोर समझ, या आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड जो आपकी समझ है वो आपको एनसीईआरटी से ही मिलने वाली है, आपके अंदर डेवलप होने वाली है अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे इसके साथ ही आप ये श्रृंखला वनडे एग्जाम कह सकते हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी में भी देख सकते हैं, जहां जीएस पूछी जाती है पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत, या जीएस के अन्य पार्ट आप देख सकते हैं। अगर आप तैयारी के फॉर्म में हैं, यूपीएससी सीएससी दे रहे हैं, अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप एनसीईआरटी फॉलो करें, उन्हें पढ़ें, उनको नोट डाउन करें। इसके साथ ही हम देखेंगे इस संदर्भ में ये श्रृंखला तो हम बात कर रहे हैं इस संदर्भ में यूपीएससी सीएससी के संदर्भ में, यूपीपीसीएस जीएस का जो मेंस के पेपर 2 है इसको देख सकेंगे। इसमें कहीं ना कहीं अगर आप 6 to 12 एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं पूरी, तो आपको काफ़ी हद तक सिलेबस कवर हो जाएगा जीएस के पेपर। और ऑप्शनल पेपर अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तब भी आप इन एनसीईआरटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी सीधे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे। और आप देखेंगे अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तब भी आपको कहीं ना कहीं इन एनसीईआरटीज़ को पढ़ना पड़ेगा कि आपका मूल कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, समझ विकसित हो जाए। साथ ही अगर आप नेट, पीजीटी, अन्य एग्जाम परीक्षाएं दे रहे हैं तो भी एक श्रृंखला आपको हेल्पफुल है। खासकर यह श्रृंखला हमने यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस को ध्यान में रखकर बनाई हुई है। आप देखेंगे जो भी हम पढ़ लिख रहे हैं वो इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें। इसके साथ ही हम आज जो लोकतांत्रिक राजनीति 2 क्लास 10 की जो पाठ पुस्तक है कह सकते हैं, इसे देखेंगे कि इसमें चैप्टर 3 के आप देखेंगे चैप्टर 3 के संदर्भ में, तो आप इसमें देखेंगे कि लोकतंत्र और विविधता के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र और विविधता क्या होती है। जहां लोकतंत्र है वहाँ विविधता ऑटोमेटिक होगी। तो आप देखेंगे कि अगर यह आपका देश है तो ये मूल कह सकते हैं, तो यहीं से आप देखेंगे क्या है, डेमोक्रेसी निकल रही है अगर, ठीक है, तो आप यहीं से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहीं से आपको बायोडाइवर्सिटी भी दिखाई पड़ेगी, याद रखिएगा। तो आपको आगे दिखाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, आज हम लोग यूनिट 2 पे चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत किए हैं, और आप देखेंगे इसमें लोकतंत्र और विविधता चैप्टर 3 पे चर्चा शुरू किए हैं। इसके साथ ही ये भारत की उद्देशिका है, आप इसे देख सकते हैं, भारत के संविधान की कुंजी है। तो लोकतांत्रिक आप देखेंगे गणराज्य की भी चर्चा कर रहे हैं, और इसकी विविधता की भी बात आज हम करेंगे। तो देख सकते हैं कि सारी विविधताएं इसमें दिख रही हैं आपकी, तो इस विविधता को भी आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने जैसा कि बताया था, ये श्रृंखला आपको यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर पीसीएस एग्जाम और प्री कम मेंस के हिसाब से है। वनडे एग्जाम देख सकते हैं, यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस मेंस पेपर 2 के संदर्भ में देख सकते हैं। ऑप्शनल आप देखेंगे अगर पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और नेट और पीजीटी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप इन श्रृंखलाओं को देख सकते हैं इस सब्जेक्ट की। इसके साथ ही हम लोग आप देख सकते हैं चैप्टर 3 और लोकतंत्र और विविधता। तो हम बात करें आपसे कि लोकतंत्र क्या है, पहले तो बात कर लेते हैं। आप इस चित्र को देख सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी भी है, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी भी दिखाई गई है। डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं, जैव विविधता की बात नहीं कर रहे हैं हम विविधता की बात कर रहे हैं, तो डाइवर्सिटी की बात करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो डाइवर्सिटी की। तो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी आधुनिक युग की सबसे प्रचलित और क्या नाम एक मान्य प्रणाली है, आप देखेंगे। लेकिन लोकतंत्र क्या है, प्राचीन काल के जो आप देखेंगे राजतंत्र थे, उन्हीं में आपको लोकतंत्र दिखाई पड़ेगा। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो 2 ग्रीक शब्दों के बना है, तो देख सकते हैं ग्रीक शब्द है, आप कहेंगे डेमोस
जिसे कहते हैं लोग, ठीक, ग्रीक शब्द है ये। और आप देखेंगे क्रेसिया, तो क्रेसिया के संदर्भ में बात होगी, तो आप देखेंगे क्रेसिया का मतलब है शासन। तो इसे आप देख सकते हैं संदर्भ में से मिलकर बना, इसका अर्थ है, इन दोनों के अर्थ के मुखर लगाया जाएगा तो लोगों का शासन बात होगी, ठीक, लोगों का शासन, ठीक। आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको देख सकते हैं, प्राचीन यूनान में इसे क्या भ्रष्ट शासन माना जाता था। पहले क्या था, प्राचीन यूनान में इसे भ्रष्ट माना गया था, कि इस शासन को ही भ्रष्ट शासन माना गया था। भीड़ तंत्र की अरिस्टो अपने साथ इसको कहते हैं कि अंत में लोकतंत्र क्या है, भीड़ तंत्र में बदल जाता है। तो अरिस्टोटल भी क्या है, एक ग्रीक फिलासफर हैं, आप देखेंगे वेस्टर्न के रूप में। आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए, प्लेटो, अरिस्टो और सुकरात के बारे में, क्योंकि आपको एथिक्स के पेपर में जानकारी पड़ेगी इसकी। तो आप याद रखें इन चीज़ों को, कि इन चीज़ों को भी आपको जानना जरूरी है। अगर हम लोकतंत्र और उदारवाद का उदय एक साथ हुआ है ऐसी बात करें, परंतु ऐसा आज नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे लोगों का शासन, लेकिन इस शासन को ग्रीक में क्या था, यूनान में भ्रष्ट कर दिया गया, भ्रष्ट शासन कहा गया था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, ऐसा हम कह रहे हैं, आज ऐसा नहीं है। लोकतंत्र और उदारवाद की बात आप देखेंगे समसामयिक समय में तो एक साथ हुआ है, दोनों में ही कुछ मौलिक सिद्धांतों में सहमत हैं, इसलिए सामान्य रूप से लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। तो आप देखेंगे जो वहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ उदारवाद होगा, इसीलिए लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, उदारवादी लोकतंत्र। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटीज की, विविधता की। तो आप देखेंगे लोकतंत्र और उदारवाद विविधता इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र और उदारवाद का उदय एक साथ हुआ है, कह सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इसे लोकतंत्र को उदारवाद कहा जाता है। जहां उदारवाद होगी, देख सकते हैं जहां लोकतंत्र है वहां उदारवाद है। उदारवाद का मतलब है कि सभी जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा के लोगों को एक साथ एक समानता देना, इसी को हम उदारवाद कहेंगे, इसी को हम विविधता कहेंगे। लोकतंत्र में जब उदारवाद होगा तो विविधता होगी। तो आप देखेंगे जहां लोकतंत्र होगा वहाँ उदारवाद है, उदारवाद है जहाँ लोकतंत्र होगा तो उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। और उदारवादी लोकतंत्र कहने का मतलब ये है कि उस देश के सभी धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा के लोगों को या जाति या एथनिक समुदाय के लोगों को क्या है, समानता या समानता के आधार पर लोकतंत्र में सभी को समान हक है। आपको बता चुके थे इस संदर्भ में। इसके साथ ही आप देखेंगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटीज़ के संदर्भ में पूरा एक सार है, लेकिन हम इस चीज़ को जब पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे इसके बाद इस चीज़ को पढ़ेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि अभी इसको बताएंगे तो हो सकता है। तो आप देखेंगे एक परिचय के रूप में, तो परिचय में इसमें देखेंगे कि हम लोग जब लोकतंत्र और विविधता की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती है, ठीक है, कि विशिष्ट पहचान कि उसकी भाषा अलग है और क्षेत्र अलग है, तो इसलिए विशिष्ट पहचान नहीं है। कई बार लोग अपनी पहचान दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह आदि के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या है, धर्म, जाति, लिंग, इन सब की आपको आर्टिकल 15 में भारतीय संविधान में चर्चा दिखाई मिलेगी। इसके साथ ही आप देखेंगे कि लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं और अंतर और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करते हैं। तो लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र और विविधता की जहां बात होगी तो लोकतंत्र और विविधता आप देखेंगे क्या करेगा कि सारी सामाजिक भिन्नताओं, अंतरों, असमानताओं के बीच क्या करेगा, एक सामंजस्य बैठाएगा और सर्वमान्य मतलब सर्वमान्य कि सभी को मान्य होगा, एक समाधान देने की कोशिश करता है कि एक आप देखेंगे औसतन कह सकते हैं सर्वमान्य सभी को मान्य हो, क्योंकि लोकतंत्र में जो भी कोई भी कानून संविधान के तहत बनता है, संविधान के जो है
कानूनों का उल्लंघन नहीं होता है, संविधान की नीतियों का उल्लंघन नहीं होता है, संविधान के क्रक्स का उल्लंघन नहीं होता है, बेसिक स्ट्रक्चर्स का उल्लंघन नहीं होता है, तो वो सर्वमान्य कहा जाएगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो आप देखेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। तो आप देखेंगे जो बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप हैं, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप की बात होगी, डिफरेंट लिंग्विस्टिक की बात होगी ग्रुप्स की, और डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स की बात होगी। तो आप देख सकते हैं सारे डिफरेंट की बात हो रही है। और डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स कैन बी टर्म्ड एज डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो आप देखेंगे कि कास्ट हो गई, आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी इन सोसाइटी में दिखाई पड़ेगी। आप इसे देख सकते हैं इन हाथों को, ये अलग अलग रंगों से है, तो ये सारी अलग अलग क्या नाम अलग अलग हैं। तो आप देखेंगे लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कल्चरल, कास्ट सारे अलग अलग हैं। तो आप देखेंगे लेकिन क्या है, एक ही लोकतंत्र के अंदर आपको दिखाई पड़ेंगे, और ये भारत में आपको बखूबी दिखाई पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इस संदर्भ में कि मैक्सिको की कहानी के संदर्भ में देख सकते हैं। इसी के संदर्भ में आप शुरू करते हैं, हम चैप्टर की शुरुआत है एनसीईआरटी की देखेंगे। तो आप देखेंगे कि मैक्सिको की एक ओलंपिक कहानी से कहानी शुरू होती है इस चैप्टर की, जिसमें कहा गया है, इसको अगर हम कहें, ये बूजो साहब हैं, तो बूजो साहब कह रहे कार्लोस और स्मिथ को मेरा सलाम, क्या मेरे अंदर ऐसा कर पाने का साहस कभी होगा, क्योंकि लोकतंत्र है। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कहानी है 1968 की कि मैक्सिको सिटी में एक ओलंपिक खेल होते हैं। तो आपको पता है ओलंपिक खेलों के बारे में, जिसमें क्या होता है 200 मीटर की दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर एक दिखाई दी गई है चित्र में नीचे। इसमें अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए 2 खिलाड़ी खड़े हुए हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि आप आगे देखेंगे अमेरिकी धावक थे 2, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये 2 नाम आप देख सकते हैं। ये अफ्रो अमेरिकी देश थे, क्योंकि क्या था उस समय अमेरिका में क्या था, अमेरिका में श्वेत, और आपको हम क्लास 8 की एनसीईआरटी में बताए भी थे कि श्वेत और अश्वेत के बीच गृह युद्ध चल रहा था। आप देख सकते हैं, ठीक है, एक गृह युद्ध चल रहा था। इसको आप देखेंगे, इसमें क्रमशः स्वर्ण कांस्य पदक जीता था उन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या नाम, टॉमी स्मिथ, लेकिन इस समय चल रहा था अश्वत। तो इन्होंने क्या था, एक अपना सर, जब अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था तो इन्होंने क्या नाम, जूते नहीं पहने थे, सर नीचे झुकाए हुए थे। आप देख सकते हैं कि उन्होंने मोजे चढ़ाए हुए पुरस्कार लेकर दोनों ने जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था। अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था, क्योंकि उस समय एक गृह युद्ध की स्थिति चल रही थी। क्योंकि एक कहानी शुरू होती है एक बस में एक अश्वेत महिला और एक पुरुष को लेकर। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहन रखी थी। अलग अलग लोगों ने इन्हें प्रतीकों और तौर तरीकों ने उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की थी। तो आज भी आप देखेंगे कोई ओलंपिक होगा, कोई कहानी ऐसी होती है, किसी देश में घटना घटती है, तो आप ओलंपिक में उसकी झलक दिखाई पड़ेगी। तो काले दस्ताने और बंधी हुई मिट्टियाँ मुट्ठी मतलब अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। तो आप देखेंगे जो काले दस्ताने थे और बंधी हुई मिट्टियाँ जो मुट्ठी थी उनकी, वो अश्वेत लोगों की शक्ति का प्रतीक है। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई अध्यापक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जता दिया था। तो एक ऑस्ट्रेलियाई अध्यापक थे पीटर नॉर्मन, इन्होंने भी इस पे अपना एक देखेंगे मानवाधिकार के एक बिल्ला लगाया और उन्होंने समर्थन जताया। लेकिन आप देखेंगे कहानी उलट जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की युक्ति को, ऐसा उन्होंने क्या नाम, लोगों की इमोशंस को जगाने की या दिखाने की कोशिश की थी। तो ओलंपिक भावना के इसे विरुद्ध माना और बताने से उन्हें दोषी करार दिया और पदक वापस ले लिए गए। नॉर्मन ने भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि नॉर्मन ने भी मानवाधिकारों का एक बिल्ला लगाया था और उनको समर्थन दिया था। फैसले की कीमत के संदर्भ में आप देखेंगे ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह नहीं दी गई। इसके फैसलों में अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन, इसके चलते आप देखेंगे क्या हुआ,
अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया गया। तो कहीं ना कहीं ओलंपिक जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने रही बची कसर थी, जब उनसे पदक वापस लिए गए तो रही बची ध्यान दुनिया का ऑटोमेटिक और चला गया। अगर ये पदक ना लिए होते तो शायद इतना ध्यान ना गया होता। तो आप देखेंगे हाल ही में आप देखेंगे सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में यहाँ इन दोनों ने पढ़ाई की थी, तो दोनों अभिनंदन किया। विश्वविद्यालय के भीतर इनकी मूर्ति लगाई बाद में, कब, जब वहाँ नागरिक आंदोलन समाप्त होता है। 2006 में नॉर्मन की मौत हुई और अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। ऐसी कहानी आप देखेंगे। तो अफ्रो अमेरिकी किन्हें कहते हैं आप इन्हें जान सकते हैं। अफ्रो अमेरिकन अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के बारे में प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। तो अफ्रीका से 17वीं सदी से 19वीं सदी की शुरुआत तक इन्हें अमेरिका में लाया गया था, अफ्रीका महाद्वीप से। तो आप देखेंगे अमेरिका में नागरिक अधिकार का आंदोलन हमने आपको बताया 1954 1968। तो कहानी आपको बताया था क्लास 8 की कहानी में, सुधार आंदोलनों का सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। आप देखेंगे ये नस्ल आधारित था क्योंकि क्या था, वहाँ श्वेत और अश्वेतों के स्कूल भी अलग अलग थे और अलग अलग सारी व्यवस्थाएं थीं। बसों में भी आप कुछ सीटें क्या था थी कि अगर कोई श्वेत चढ़ेगा तो अश्वेत को खड़ा होना पड़ेगा। तो महिला एक अश्वेत महिला बैठी हुई थी, श्वेत पुरुष आता है और उसको हटने को कहता है तो हटती है। इस पे अश्वेत पुरुषों को लेकर वहाँ झड़प शुरू होती है और इसी से साथ नागरिक आंदोलन की शुरुआत आपको अमेरिका में दिखाई पड़ेगी। आप देखेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। ठीक है, नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई गई, अंततः सफल भी हुई। आप अश्वेत शक्ति आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। यह आंदोलन 1966 में उभरा और 75 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। आप नस्लवाद के रूप में मतलब जाति के रूप में कह सकते हैं, नस्ल के रूप में, एक वंश के रूप में आप देखेंगे अलग अलग जातियों के रूप में है। श्वेत वर्ग के रूप में कहेंगे, श्वेत अश्वेत के रूप में था। तो इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा लेने में भी हर्ज नहीं है। तो जो अश्वेत शक्ति आंदोलन शुरू होता है वो क्या कहता है, वो हिंसा लेने में भी तो हर्ज नहीं कर रहे हैं। तो आप इन चित्रों को देख सकते हैं। ये ओलंपिक है 1968 के संदर्भ में, ये यूनिवर्सिटी में इनके मूर्तियाँ जो लगाई गई हैं। तो आप देखेंगे सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में टीम स्मिथ हैं, जॉन कार्लोस। आप देखेंगे कि इसमें सभी लोग अपने प्रतीक के रूप में हैं, देख सकते हैं। और इन्होंने भी एक मानवाधिकार का एक बिल्ला लगाया हुआ था। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब बात करेंगे कि इसी संदर्भ में आप पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली मिली। मुझे लगा ऐसा पहली कि दूसरे हिस्से की लड़कियों की तुलना में मुझे ज़्यादा समानता रखती हैं राष्ट्र विरोधी मेल। तो आप इसको अभी आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे ऐसी ही कुछ घटना 2001 में आपको डरबन में दिखाई पड़ेगी। डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेदी विरोधी आंदोलन में या सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया। मांग की कि सम्मेलन में कार्यसूची में जाति भेद को रखा जाए। इस फैसले की 3 प्रक्रियाएं सामने आई। तो आप देखेंगे 3 प्रक्रियाओं के संदर्भ में ये अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएँ दी थी। तो इस तरीके से हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस असमानताओं की अगर संदर्भ में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि समानता, असमानता और विभाजन के संदर्भ में। ठीक, तो आप देखेंगे इस संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ समानता, असमानता और विभाजन के संदर्भ में देख सकते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में क्या कि इंडिया इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल है इस संदर्भ में डाइवर्स नेशन के रूप में, जिसे कहते हैं लोकतंत्र और विविधता के संदर्भ में। इंडिया पीपल इन इंडियाज पीपल या इंडिया पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड। आप देख सकते हैं कि रिलीजन आप वर्ल्ड में कैन फाउंड कर सकते हैं इस संदर्भ में। और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज। आप देखेंगे भारत में क्या नाम थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज। और आप देखेंगे वैरायटी ऑफ फूड्स की
हैबिट्स की है, ऑल ह्यूज ऑफ कस्टम्स हैं, और आप देखेंगे माइरेट्स हैं और वैराइटीज़ हैं ऑफ कल्चर एंड सब कल्चरल इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग हैं। तो आप एक तरफ एक अगर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट और जाएंगे साउथ या जाएंगे वेस्ट, तो आपको कहीं ना कहीं एथनिक डाइवर्सिटी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं संदर्भ में डाइवर्सिटी इन परफेक्ट स्टिमुलेट आप टू पॉलिटिक्स के संदर्भ में देखेंगे। ए पर्सन ड्रा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज ए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आप देखेंगे ये डार्विन के हिसाब से है, तो डार्विन साहब कह रहे हैं कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से है, ह्यूमन बीइंग नीड टू प्रॉस्पर, ठीक है, इकोनॉमिकली इन देयर endeavor of survive the economic prosperity ultimately leads to social अपग्रेडेशन। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अल्टीमेटली लीड्स करेगा, सोशल अपग्रेडेशन करेगा अपना। तो इस संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आप किसके हिस्ट्री इज द फुल एग्जाम्पल व्हेन सम इकोनॉमिकली स्ट्रांगल सोशल ग्रुप ट्राई टू डोमिनेट द कंपैरेटिवली वीकर सेक्शन। तो इसी ध्यान को रखते हुए हमारे संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। याद रखिएगा कि लोकतंत्र और विविधता और उनके लिए कानूनों के लिए, तो हिस्ट्री के हिसाब से आप देखेंगे औपनिवेशिक शासनकाल, औपनिवेशिक शासनकाल के पहले की बात, और अपने यहाँ की हर जाति धर्म के लोगों की क्या नाम पोथापंथी कह सकते हैं, पोथापंथी ही कहेंगे। अगर आपको और अच्छा कोई वर्ड लगे तो उसे यूज कर लीजिए। दिस बाज डन ए इंश्योर, आप देखेंगे इन यूनी, आप देखेंगे अन इंटरप्रीनेटेड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड पावर। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में इंश्योर जो अन इंटरप्रीन्योर्ड कंट्रोल ओवर हैं रिसोर्सेज एंड पावर्स के संदर्भ में है। आप इस चित्र को समझ सकते हैं इस संदर्भ में। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो अभी तक हमने सोचा, अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी के संदर्भ में। इस चीज़ को समझ सकते हैं कि समानता, असमानताओं और विभाजन के संदर्भ में ये चित्र आप देख सकते हैं पाकिस्तानी लड़कियों की टोली से मिली है। मुझे लगा कि अपने देश के दूसरे हिस्सों के लड़कियों की तुलना में मुझे ज़्यादा समानता रखती है। ठीक है, ऐसा लगा उन्हें। क्या ये राष्ट्र विरोधी मेल कहा जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि आपसे कहें कि एक चित्र था उदाहरण खिलाड़ी के तौर पे, जो खिलाड़ियों ने अपना एक क्या किया था अपने सामाजिक बंटवारे के संदर्भ में या जैसे स्वैत और असैत के संदर्भ में अपना एक प्रदर्शन किया हुआ था या अपनी असहमति जताई थी। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव को अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। वो खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे, सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से उन्होंने भेदभाव का विरोध किया। क्या ऐसा विरोध सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? आप सोच सकते हैं कि ऐसा विरोध जरूरी नहीं कि नस्ल और रंग के आधार पर हो सकता है अन्य भी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनके आधार पे आपको विभाजन दिखाई पड़े। तो आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं धर्म के आधार पर भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपको चमड़ी के आधार पर दिखाई पड़े, हो सकता है जात के आधार पर, हो सकता है संस्कृति के आधार पर दिखाई पड़े, हो सकता है भाषा के आधार पर। आप देखेंगे भारत में भाषा के आधार पर भी विरोध होता रहा है या आप देखेंगे कहीं ना कहीं विभाजन होते हैं। तो अगर हम इन सभी की बात करें तो हम बात करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की। तो आप देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका में भी क्षेत्रीय विभाजन और सामाजिक और दोनों स्तरों पर मौजूद था। लेकिन बेल्जियम के अलग अलग इलाकों में रहने वाले डच और फ्रेंच के रूप में जो विभाजन था उसमें बेल्जियम के लोगों ने क्या अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन अपने यहाँ की समस्या सुलझा ली उन्होंने। और देखेंगे कहीं ना कहीं लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र और विविधता को उन्होंने अच्छा सामंजस्य बिठाया, अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो आप देखेंगे लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका की सरकार ने क्या नाम सिंहली जात बहुल्य के लोगों ने अपने संविधान का बदलाव कर दिए, नौकरियों में क्या नाम कानून में बदलाव कर दिए, जिससे तमिल अन्य धर्म के या जात के लोग भाषा या सरकार या नौकरियों में उनकी पहुंच से दूर हो जाएं। और ऐसी स्थिति से वहाँ की गृह युद्ध की स्थिति पर जो पनपती है, अंत में तमिल के संदर्भ में लिट्टे टाइगर इलम कह सकते हैं। तो एक गृह युद्ध चलता है, बहुत सारे लोगों की जाने जाती हैं। और आप देखेंगे कई राजनीतिक पॉलिटिकल जो है पर्सनालिटीज़ भी इसमें
चले जाते हैं। कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संदर्भ में ऐसा बोला जाता है। भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर आपको दिखाई देते हैं। इस आधार पर हम देखेंगे समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में आपके सामने आती है। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कैसे सामाजिक विविधता हर देश की अपनी एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक और एथनिक और श्वेत अश्वेत कह सकते हैं, रंगीन चमड़ी, गोली चमड़ी, काली चमड़ी के आधार पर हो सकता है। तो आप इसे रंग के आधार पर भी कर सकते हैं, गोरे काले के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति अब होती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति भारत में आप देखेंगे तो आप वर्ण व्यवस्था की बात, चाहे आप देखेंगे अपने समाज की पुरातनपंथी विचारधारा, हर जाति की, ऐसा नहीं है सिर्फ हम किसी खास जाति को टारगेट करें, हर धर्म की जात के लोगों को, चाहे वो मॉडर्न धर्म हो, जिसे कहें अभी हिंदू धर्म तो बहुत ही प्राचीन माना गया है, आप मुस्लिम धर्म की बात कर सकते हैं, ईसाईयत धर्म की बात कर सकते हैं, या अन्य धर्मों की बात कर सकते हैं। तो हर धर्म में आपको क्या नाम दोष दिखाई पड़ेंगे, जिन्हें हम पुरातनपंथी कहते हैं। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। आप देखेंगे भारत में जो सामाजिक विभाजन है वो जन्म पर ही आधारित कर दिया जाता है कि ये कैसे हम कहें भारत में वर्ण व्यवस्था, या कैसे है कि जैसे है क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के संदर्भ में, तो क्या नाम ये सामाजिक विभाजन किया गया। फिर इसके सब कैटेगरी होती है, तो आप देखेंगे यही सामाजिक विभाजन है। तो आप देखेंगे सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है। ठीक है, आप किस समुदाय में आएंगे ऐसा हमारी धर्म कहता है, हमारे धर्म के लोग कहते हैं कि ऊपर वाले ने आपको पहले से बना के भेजा है, हमने तो सिर्फ क्या नाम वर्ण व्यवस्था बनाई है, जातियां बनाई हैं, ऊपर वाला आपको भेज रहा है गोल बना के, एकदम गोला बनाया और नीचे फेंक दिया कि जाइए इस जाति में। ठीक, तो ऐसी व्यवस्था हमारी समाज की कहते हैं। जैसे अरस्तु का क्या है, अरस्तु का प्रतिबिंबवाद कहता है कि जो आपका प्रतिबिंब नीचे है उसी का एक प्रतिबिंब ऊपर है, तो जैसे उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ती है तो क्या करेंगे, अरस्तु का जो फिलॉसफी का प्रतिबिंबवाद है वो एक गोला नामक या एक वस्तु कह सकते हैं कि भेज देंगे धरती पे, तो वहाँ प्रतिनिधि के तौर पे तो देखेंगे जो नीचे आपका एक प्रतिनिधि है या प्रतिबिंब है, ऐसा ही प्रतिबिंब आपका इमेज एक ऊपर है। तो आप देखेंगे प्रतिबिंब पर अरस्तु का अगर फिलॉसफी पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा ही है। तो ऐसी व्यवस्था भारत में है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। कहेंगे हम कि भारत में आप देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था है किसी धर्म या किसी जात के लोगों ने बनाई है, तो वो अपनी हिसाब से उस समय बनाई गई थी जब वहाँ ज़रूरत हुई होगी, लेकिन बाद में इसे क्या नाम उसे जात के आधार पर, वंश के आधार पर कन्वर्ट कर दिया गया। पहले ये कर्म पर आधारित थी, लेकिन बाद में ये जाति आधारित कर दी गई। ठीक, क्या नाम सुविधा की दृष्टि से। तो आप देखेंगे हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं, हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ है, तो ऐसा हम बात यहाँ कर रहे हैं सामाजिक विभाजन की। तो सामाजिक विभाजन में हम देखेंगे हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं, क्योंकि आपका जन्म उस खास समुदाय में हुआ है और हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ है। ठीक, ऐसा आप देखेंगे। और जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन अनुभव आप देखेंगे आपके दैनिक जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी दिखाई दे सकता है, और दैनिक जीवन में आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दिखाई पड़ेगा, आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं लगभग रोज़ देखते हैं या रोज़ करते होंगे। हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे कोई स्त्री हो, आप ये विभाजन या ये सामाजिक विभाजन की बात है, इसमें वर्ण व्यवस्था की बात ही नहीं, लिंग व्यवस्था की आप देखेंगे कि इसे भी सामाजिक विभाजन किया है हमारी वर्ण व्यवस्था के लोगों ने, कि ये भी सामाजिक विभाजन है। याद रखिएगा, अगर वर्ण व्यवस्था सामाजिक विभाजन है, इसी आधार पर आप देखेंगे स्त्री पुरुष का जो विभाजन किया गया है कार्य क्षेत्र का, वो भी सामाजिक विभाजन, सोशल डिवीजन के संदर्भ में देखेंगे। लिंग को भी सामाजिक विभाजन के आधार पर भारत की व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन किया गया है। याद रखिएगा इसे, स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग होता है, शारीरिक क्षमताएं और अक्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो आपसे कहें कि ऐसा स्त्रियों ने के मन में पुरुषों ने भरा है सदियों से, सालों से, कि
इनकी क्षमताएं अलग हैं, इनकी अलग अलग हैं। तो बहरहाल सभी किस्म के आप देखेंगे स्पार्टन में होता है, या प्लेटो का सामवाद कहता है कि, तो देख सकते हैं प्लेटो के सामवाद में आपको ये क्षमताएं दिखेंगी, या स्पार्टन के स्कूल की शिक्षा आप देख सकते हैं कि सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म आधारित नहीं होते हैं। ठीक, आप देखेंगे, लेकिन आप चाहे स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक विभाजन हो, चाहे पुरुष पुरुष के बीच सामाजिक विभाजन हो, ये जन्म आधारित नहीं है। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर तय होती हैं, आप इसको भी कह सकते हैं, लेकिन सभी विभाजन सामाजिक विभाजन पर आधारित नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें आपकी पसंद या चुनाव के आधारित पे होती हैं। वो आप देखेंगे कई लोग अपने माँ बाप या परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। आपके संविधान, आपका लोकतंत्र, आपके देश की शासन व्यवस्था क्या है, आपका संविधान आपको कौन से अधिकार देता है, आप उस अधिकार को प्रयोग कर सकते हैं। हम सभी पढ़ाई लिखाई के विषय में, पेशे में, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर हम देख सकते हैं कि सामाजिक समूह बनते हैं। तो आप देखेंगे, आप अपने विषय चुनेंगे, आप पढ़ाई अपने मन की कर सकते हैं, आप अपना पेशा चुन सकते हैं, खेल आपका मनपसंद खेल कौन सा है आप चुन सकते हैं। और अगर कहीं कट्टरपंथी हैं, हो सकता है आपसे ज़बरदस्ती कहे नहीं आप ये खेल के लिए, हो सकता हो आपको चुनने का अधिकार नहीं है। अगर लोकतंत्र और विविधता वाले देश में हैं तो आपको पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी, विषय चुनने की सुविधा मिलेगी, पेशा चुनने की सुविधा मिलेगी, खेल खेलने की सुविधा आपको पसंद की मिलेगी, और सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करने का आपको चुनाव करने का मौका मिलेगा। इन सभी के आधार पर हम देखेंगे सामाजिक समूह बनते हैं। तो एक हम कहेंगे इन सभी के आधार पर जो सामाजिक समूह भी बनते हैं, जब आप इनके आप देखेंगे कि जब आप अलग अलग खेल चुन लेते हैं तो आपके अलग अलग समूह बन जाए, पेशा, सांस्कृतिक, विषय, तो उसी आधार पे आपके समूह भी बन जाएंगे। ये जन्म आधारित नहीं होते हैं, याद रखिएगा। कुछ सामाजिक विभाजन की बात है कि जन्म आधारित हैं, कुछ आप देखेंगे कुछ जन्म आधारित नहीं है। दोनों को आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और हम आपको बता दें, ये सिर्फ आपको जीएस के सेकेंड पेपर ही नहीं, जीएस के फर्स्ट पेपर में आप सोसाइटी कह सकते हैं, या इंडियन सोसाइटी फीचर्स के संदर्भ में, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटीज फीचर्स के संदर्भ में याद रखिएगा, इनको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इतने से ही लगभग इंडियन सोसाइटी की काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा पता है, हम बात कर सकते हैं कि हाँ, अब आप इस कार्टून को देख सकते हैं। इस कार्टून से हर व्यक्ति अलग अर्थ निकाल सकता है। आपको इस कार्टून में क्या मतलब समझ में आता है, आपकी कक्षा में अन्य छात्र इसे क्या अर्थ निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस कार्टून से समझ सकते हैं क्या अर्थ निकलता है। तो इसके अर्थ की तुलना आप नीचे देखेंगे कि हर सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन का एक रूप नहीं लेती है। तो आप देखेंगे जो सामाजिक विभिन्नता है या सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। तो आप जो सामाजिक विभिन्नता की बात थी कि जैसे हमने कहा कि आपको कुछ सामाजिक विभाजन क्या जन्म के आधार पर मिल गई, लेकिन कुछ जन्म के आधार पर नहीं, आप चुनते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ जन्म से मिल गई, कुछ आप स्वयं चुनते हैं। तो आप देखेंगे तो इसी बार में बात कही गई कि हर सामाजिक विभिन्नता आपका विभाजन का रूप नहीं होती है या नहीं लेती है। सामाजिक भिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का कारण होती हैं। तो आप देखेंगे जहां सामाजिक भिन्नताएं ज़्यादा होंगी वहां लोगों के बीच बंटवारा दिखाई पड़ेगा। अक्सर कर उस समाज में आपको अक्सर कर क्या होगा, समाज में छोटी छोटी असमानताओं को लेकर, बंटवारा को लेकर टकराव होता रहेगा। समाज के लोगों के बीच, दो संस्कृतियों के बीच, दो वर्ण व्यवस्था के लोगों के बीच, दो सामाजिक भिन्नताओं के बीच आप देख सकते हैं कि एक टकरार पैदा होती रहेगी। लेकिन यही भिन्नता कई बार आपको अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का भी काम करती है। जब दो भिन्नताएं आप टकराएंगी तो आप देखेंगे ये भिन्नता लोगों का पुल का भी काम करती है। कुछ लोग इसमें क्या काम होंगे, मध्यम मार्गी अपनाएंगे, या तो दोनों लोगों को क्या करेंगे, मिलाने की कोशिश, सामंजस्य बैठाएंगे, या फिर क्या करेंगे,
उन दोनों के बीच में दो तरीके के लोग समानताएं, दो विचारधाराएं हैं, तो अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग मिल जाएंगे। कुछ लोग बीच में तटस्थ रह जाएंगे, या तो वो इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे या कहेंगे अपना मुद्दा स्वयं सुलझाए। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि ऐसा भी हो सकता है। भिन्नताएं कई बार लोगों को क्या करेंगी, भिन्नताएं कई बार लोग अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का भी काम करती हैं। तो ये पुल सेतु कह सकते हैं। तो आप इस पे चल के क्या है कि एक बन गया, बॉन्ड बन गया फिर से, तो आप अच्छे से रास्ता कह सकते हैं, पुल कह सकते हैं, या उस खाई को क्रॉस करने का पुल कह सकते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से भी परे समानताओं असमानताओं का अनुभव करते हैं। तो आप देखेंगे जो सामाजिक समूह हैं ये अपने सीमाओं से परे जाएंगे तो इन्हें बहुत सारी समानताओं और असमानताओं का अनुभव दिखाई पड़ेगा। आप इनको देख सकते हैं। जो उदाहरण पहले दिए गए हैं कि कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, लेकिन दोनों अफ्रो एशिया जो क्या थे, अमेरिकी थे। कार्लोस और स्मिथ अमेरिकी थे लेकिन अफ्रो अमेरिकी थे। आप देखेंगे श्वेत और अश्वेत के बीच विभाजन बना हुआ था, जबकि नॉर्मन श्वेत थे, पर इन तीनों में एक समानता थी, सभी ने नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। आप देखेंगे तीनों ने उस नस्ल आधारित भेदभाव का खिलाफ किया और उन्हें उसका परिणाम मिला, लेकिन अंत में परिणाम उनके हाथ में गया। तो अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते। ठीक है, आप देखेंगे एक धर्म को मानने वाले भी लोग खुद को क्या करेंगे, एक समुदाय का सदस्य नहीं मानते क्योंकि उनकी जाति या पंथ उनका अलग होता है। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि एक समुदाय का मतलब है कि हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे अगर समुदाय की बात करें तो बहुत सारी जातियां हैं, तो अपनी अपनी जाति के संदर्भ में आप देखेंगे अगर हिंदू धर्म या हिंदू समुदाय की बात करें या तो आप उसमें भी आपको कई सारे कास्ट दिखेंगे। अगर हम कास्ट के सिस्टम में जाएंगे तो फिर वो भी अपने आप को सब कास्ट में डिवाइड कर देंगे और कहेंगे हम आपसे ऊंचे हैं, हम आपसे नीचे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे भारत की जातियों का विभाजन के संदर्भ में उपाध्याय कहेंगे कि हम ऊंचे हैं, शुक्ला कहेंगे हम ऊंचे हैं, तो आप और कुर्मी कहेंगे, कुर्मियों में भी बहुत सारे हैं तो वो भी कहेंगे हम ऊंचे हैं। अन्य जातियों की बात करें कि ठाकुरों में भी देखेंगे तो उनमें भी कहेंगे कि हम ऊंचे हैं। तो आपको उसमें भी ऊपर नीचे का आपको एक सीढ़ी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप को अलग अलग सर्वोच्च कहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। अगर हम कुल मिला के ऐसी बात करें कि हम एक समुदाय के लोग हैं, अगर आप इस आंसर को लिखेंगे तब आप अपनी जाति अपने पेन के अंदर रखें, पेन से बाहर ना निकलने दें, आप उसका बैलेंस आंसर दें। याद रखिएगा हम बात करेंगे यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस करते हैं। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते। तो आप देखेंगे अब हम बात करेंगे एक परिवार की। ठीक है, एक ही जाति के लोग हम बात करें अगर किसी भी जाति के लोग, एक्स जाति है, कोई नाम नहीं लेंगे, इस एक्स जाति के लोग एक ही जाति के हैं और ये भी इसमें क्या एक परिवार है कोई, तो इस परिवार में अगर देखेंगे 5, 4, 6, 7, 8, 9 जितनी भी यूनिट्स लोग सदस्य हैं, अलग अलग लोगों बैठे हुए हैं। इनकी सामाजिक स्थिति अलग है, इनकी अलग, क्योंकि सबकी नौकरी अलग है, सबका पेशा अलग है, सबकी आय अलग है। तो क्या हुआ, एक इनके बीच एक क्लास का निर्माण होगा, क्लास निर्माण हुआ। तो आप देखेंगे इसी क्लास के आधार पर क्या होगा, जाति वाले लोग खुद को भी दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार में अगर जाएंगे तो अमीर और गरीब घनिष्ठ संबंध नहीं रखते। तो इसमें भी देखेंगे एक बहुत गरीब आदमी होगा, एक बहुत अमीर आदमी होगा, तो उसे भी क्या होगा, अपनी क्लास मेंटेन करने के लिए हो सकता है अपने परिवार के सदस्य को ही क्या निगलेक्ट कर दे। हो सकता है वो क्या करे, उसको कि ये हमारा भाई नहीं, ये हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। हो सकता है समाज में ऐसी बात करे कि अब हम लोग अलग अलग हैं, ऐसी बात करे। हो सकता है वो अपने परिवार का सदस्य मानने से इनकार कर दे। तो ये क्लास का निर्माण होता है कि जैसे जिसकी आय हो गई, उस आय के आधार पर वो अपने परिवार के सदस्यों को भी छोड़ देते हैं कि ये हमारे क्लास से मैच नहीं खाते। क्यों ऐसा? क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने रखते हैं
आप, क्योंकि उनकी सोच बदल जाती है। आप देखेंगे इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान हो जाती है। तो आप देखेंगे कि एक ही परिवार था, लेकिन एक परिवार में क्या नाम, पहचान की संस्कृति आप देखेंगे संकट में पड़ गई। तो पहचान की संस्कृति पैदा हुई। ठीक, यहाँ पहचान की संस्कृति क्या होती है, पैदा होती है। जैसे आप जन्म लेते हैं, जैसे कहा जाता है कि स्त्रियाँ पैदा नहीं, क्या होता है उसका स्टेटमेंट अभी आगे आएगा तो बताएंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। इस तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ आए तो आप देखेंगे इसमें भी सब एक क्लास हुआ। तो ये क्लास जैसे जैसे हर वर्ग में एक क्लास दिखाई पड़ेगा, और आप देखेंगे सबसे अपर क्लास जब पहुँचे जाएगा, जैसे हम भारत में कहें टॉलीवुड और बॉलीवुड, तो आप देख सकते हैं। तो टॉलीवुड बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सारे कास्ट सारे रिलीजन सारे मिट जाते हैं, सिर्फ क्लास चलता है। आप उस क्लास में आते हैं तो आप उस क्लास के हैं, फिर वहाँ कोई जात धर्म नहीं है। ठीक, आप देख सकते हैं संदर्भ में। और दरअसल आप देखेंगे अगर हम इसी क्लास की बात करें, भारत में अगर कट्टरपंथ में अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें, चाहे राजनीतिक पॉलिटिकल की बात करें, बहुत सारे राजनीतिक घराने हैं जो धर्म के आधार पर जात के आधार पर खुलेआम राजनीति करते हैं। लेकिन आप देखेंगे उनकी बेटे और बेटियां अन्य धर्मों जिनकी वो खुद बुराई करके वोट मांगते हैं, उन्हीं धर्मों में उनकी बेटे और बेटियां शादी करते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं भारत में बहुत सारी आपको पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ मिलेगी। इसी प्रकार आप भारत में धार्मिक पर्सनालिटीज़ के रूप में देख सकते हैं कि आप किसी अगर कहें जामा मस्जिद के बुखारी साहब को देख सकते हैं, वो धर्म के आधार पर कहते हैं कि ये गलत है, फतवा जारी है, लेकिन हो सकता है उनकी ये बेटी अमेरिका में जाके रैंप पे मॉडलिंग कर रही हो। तो इसे भी देख सकते हैं आप कि ये भारत में दिखाने का तरीका अलग, तो हाथी के दांत खाने के और खिलाने के और। तो आप देखेंगे भारत का धर्म या जाति या जब कास्ट पॉलिटिक्स इस तरीके से या धर्म पॉलिटिक्स कुछ इस तरीके से खेल खेलती हैं कि आम नागरिक के साथ या उनके इमोशंस के साथ वो खेलते हैं। लेकिन आपकी समझ, आप कितना समाज और संस्कृति के साथ सामंजस्य बैठाए हुए हैं, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि उन्हें तो ये खेल जैसे आपको मिला है वो कर सकते हैं इस आधार पर, लेकिन खुलकर नहीं। तो आप देखेंगे दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण कर लेती है। हमने जैसे बुखारी साहब का नाम लिया, तो आप भारत में जाएंगे तो ऐसे आप देखेंगे सचिन पायलट के संदर्भ में परिवार को देख सकते हैं, या अन्य परिवारों को देख सकते हैं आप कि लेकिन अगर किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं व्यक्ति का नाम ले सकता हूँ, पार्टी का क्यों नाम लूँगा। तो विभिन्न सामंजस्य और टकराव की बात करेंगे तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि टकराव क्या क्या पैदा हुए हैं। इस संदर्भ में हम देख सकते हैं। हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।